हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षार्थी क्लास 12। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। ज्योग्राफी का उन सभी का 29 फैब को एग्जाम होने वाला है और वो अपने एग्जाम से पहले उन सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखकर जाना चाहते हैं जो उनके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये आपकी वर्ल्ड वाली बुक की कंप्लीट आप सभी के एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे और जौन जौन से पूछे जाएंगे वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन है आपका अन्वेषण एवं विवरण, और ऑप्शन बी आप सभी का भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, ऑप्शन थर्ड है आप सभी के सामने क्षेत्रीय विभेदन, और ऑप्शन नंबर 4 आप सभी के सामने है प्रकृति का मानवीकरण। तो इसमें जो राइट आंसर आप सभी का रहने वाला है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है प्रकृति का मानवीकरण। ये मानव भूगोल का आपका अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकृति की बात हो रही है, मानव भूगोल की बात नहीं हो रही। ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता का संबंध जो है आपका संभववाद से है। तो संभववाद की जो प्रस्तावना है उसको किसने प्रस्तुत किया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जो है संभववाद के बारे में व्लाडी ब्लश या व्लाडी ब्लाश नाम जो है इनके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें आपको कथन के ऊपर ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उस पर विचार करना है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। सेकंड चीज आपको इससे पूछा गया है इसमें कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय जगत के बीच में संबंधों का अध्ययन करता है। सेकंड आपको यही याद रखना है। तीसरी चीज आप सभी को इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से आपको बताना है कि जो पहला है वो सही है कि नहीं, और जो पहला है वो कौन कौन से इसमें सही है। तो आपसे कथन और निष्कर्ष वाले तो क्वेश्चन अलग होते हैं, तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें ए और जो है सी ये दोनों ही सही है, क्योंकि भौतिक भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण से ही संबंधित है। ये तो डायरेक्टली नाम से ही पता चल रहा है। दूसरी चीज मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जात के बीच में संबंधों का अध्ययन है, यानी पर्यावरण के साथ साथ मानव के बीच में जो आपस का अध्ययन है इसको हम पढ़ते हैं किसमें, मानव भूगोल में। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे पूछा गया है मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है। अब परिभाषा क्या है, परिभाषा यहाँ से लिखी है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में संबंध है। तो इसका जो यहाँ पर देखो ध्यान से रखना है आपको। परिभाषा आपके सामने 3 परिभाषा है। एक तो आपके ग्रिफ्ट टेलर जी ने परिभाषा दी है, दूसरी एलन सी सैंपल के द्वारा परिभाषा दी गई है, और तीसरी व्लाडिवर्स के द्वारा। तो ये तो आपके सामने ऑप्शन है ही नहीं, इन तीनों में से किसी एक की हो सकती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का व्लाडी ब्लश है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके एक परिभाषा को लेकर ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास की आरंभिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की सुनता था और उसके प्रचंड से भयभीत था, यानी उसके डर से बहुत ज्यादा भयभीत था, उसकी पूजा करता था, यानी मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल के रखता था। इस कथन का आपको बताना है किस कौन सा जो ऑप्शन है वो सही स्टेटमेंट करता है, इसमें आपको बताना है। तो आपका इसमें पर्यावरण का निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद और व्यवहारवादीवाद। तो व्यवहारवादी तो हो नहीं सकता, बिल्कुल संभववाद भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ध्यान रखना है पर्यावरण से डरता था, जब पर्यावरण की पूजा करता था, पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही अपने फेस्टिवल त्योहार सब कुछ मनाता था। तो ऑप्शन ए जो है आप सभी के सामने बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो ये चैप्टर के लास्ट में, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में आप सभी के लिए दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है मानव भूगोल की शाखा नहीं है। पहला नगरीय भूगोल, तो ये मानव भूगोल में आता है। दूसरा आप सभी का आर्थिक भूगोल, तो ये भी आपका आता है। तीसरा देखो नहीं है, ऑप्शन को ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, जनसंख्या भूगोल और भौतिक भूगोल। और यहाँ पर मानव भूगोल की बात आ रही है। जब हम पर्यावरण की बात करते तो भौतिक भूगोल का संदर्भ इससे था। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है भूगोलवेता ग्रिफ्ट टेलर का संबंध किस विचारधारा से है। तो ये बच्चा इस क्वेश्चन को याद करके जाता है कि भूगोलवेता जिन्होंने नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ की जो परिभाषा ये इन्होंने दी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है ये इनका क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और उसको उत्तर सही से लिखना है आप सभी को। तो नीचे दिए गए जो ये ऑप्शन है इसको ध्यान से आपको पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। इसमें आपसे पूछा गया है भू आकृति विज्ञान मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। देखो भू आकृति भौतिक पर्यावरण से संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। रेडजेल ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया, तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन देखा था, ग्रिफ्ट टेलर जी ने किया था नवनिश्चयवाद का, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया, ये भी कट गया। तीसरा है प्रौद्योगिक किसी समाज में संस्कृति के विकास का स्तर का सूचक होता है, तो प्रौद्योगिकी बिल्कुल किसी भी समाज और संस्कृति का सूचक होता है। अगला ऑप्शन आप पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि ये इसका राइट आंसर है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना यानी जो आपकी जमीन की सूचना मिलती है, कहाँ कहाँ से आपको इसकी सूचना मिलती है इस क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे खोज की यात्राओं का विवरण हमको भौगोलिक सूचना मिलती है, बिल्कुल मिलती है। इससे भी प्राचीन हम मानचित्र को पढ़ते हैं तो भौगोलिक सूचना मिलती है, बिल्कुल मिलती है भौगोलिक सूचना। चंद्रमा से प्राप्त चट्टान, अब भाई चंद्रमा की जो चट्टानें होंगी उससे हमें भारत की भूगोल की या फिर विश्व की भूगोल की जानकारी कैसे मिलेगी, हमें तो चंद्रमा की मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं प्राचीन महाकाव्यों में भी भौगोलिक सूचना हमको मिलती है। केवल ये वाला ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है परिष्कृत संख्याओं में विविधता के प्रयोग पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने, इसमें आप सभी से पूछा गया है, जैसे पहला ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा उपागम आपका परिष्कृत संख्याओं में परिष्कृत संख्यात्मक विधियों का प्रयोग पर बल देता है। परिष्कृत, ये ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, सभी के सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का। इसमें आपका स्थानीय संगठन जो है ये इसका सही आंसर है। जब भी इसकी बात करता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये आप क्वेश्चन उनमें से ही है, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल जो है उसको पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को इस तरह जीवन के संबंध, यानी पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी भौतिक नियम है, भौगोलिक चीजें हैं, उनपे और जीवों के बीच में अंतर संबंध को बताने का प्रयास किया है या उसका संश्लेषित अध्ययन करने की बात कही है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अब की बारी तीसरी बार इस तरीके से आता है, जिसका राइट आंसर है ना पॉल डी या व्लाडिवर्श, ऐसे करके करके भी लिखा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने इसका ऑप्शन ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस विचारधारा के संबंध में लोगों का सामाजिक कल्याण विभिन्न पक्ष से संबंधित है, यानी आप सभी को ध्यान रखना है सामाजिक कल्याण, तो ये किससे संबंधित होगा, आपका मानव से संबंधित होगा। डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली ऐसे ही देखने को मिल रहा है, इसका बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि लोगों का संबंध किससे होगा, अमूल जो है अमूलवाद से तो नहीं होगा, व्यवहारवाद से नहीं होगा, मानवतावादी से लोगों का संबंध होगा। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवहन के जाल का पर्याय निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जाता है। परिवहन के जाल को हम क्या कहते हैं, देखो परिवहन रक्त के लिए तो है नहीं, हृदय संरचना का भी नहीं है, और आप परिसंरचना धमनी कह सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र तंत्र भी बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपागमों को समय के आधार पर अवरोही क्रम में आपको बताना है। समय के हिसाब से आपको इसको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब एक आरोही क्रम होता है और एक अवरोही, घटते क्रम बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो आप सभी को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या है, क्षेत्रीय वेदना, स्थानीय संगठन, अन्वेषण विवरण और पारदर्शिक विश्लेषण, ये चार ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज हमारे पास होगा उसका अन्वेषण करेंगे, उसका विवरण देखेंगे हम। उसके बाद में फिर हम पारदर्शिक, जिस क्षेत्र में भी वो अन्वेषण हमें पाया जाएगा उसका पारदर्शिक विश्लेषण करेंगे प्रदेश का, और उसके बाद में फिर क्षेत्रों को बांटेंगे उसमें, और स्थानीय संगठन का निर्माण आगे चलकर होता है। तो ऑप्शन हम कह सकते हैं ये क्रम को ओनली ऑप्शन सी सुटेबल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के भूगोलवेत्ता जो है राज्य या देश का वर्णन करने में सक्षम रहे। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को भी हम ऐसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व नहीं है। प्राकृतिक तत्व इसमें से क्या नहीं है, अब देखो प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक तत्व है, सड़क, मृदा, भूमि, तो ये दोनों तो प्राकृतिक तत्व है आपके। ये सड़क जो है प्राकृतिक तत्व नहीं है, इसको कह सकते हो। नितांत आवश्यक की स्थिति है, ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा। उपरोक्त कथन का विश्लेषण आप सभी को करना है।
तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखो जब भी आ जाए, ना तो नितांत की आवश्यकता की स्थिति और ना ही नितांत की स्वतंत्रता की दशा है। तो ये किसने संभववाद में पता चलता है, व्यवहारवाद में, पर्यावरणवाद, निश्चयवाद में या नवनिश्चयवाद में? तो नवनिश्चयवाद में, ये याद रखना आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन मतलब बदलाव। सीधी सी बात है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों की तीनों जनसंख्या को क्या करता है? प्रभावित करता है। ज्यादा जन्म होगा तब भी मृत्यु ज्यादा होगी, तब भी प्रवास होगा तब भी। तो नगरीकरण जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जो है इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को दर्शाता है? अंतिम अवस्था जो है आप सभी का, इसमें क्या है? उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यु दर, यानी पहले ज्यादा जन्म भी लेंगे तो पहली दशा है। तो अंतिम दशा की बात हो रही है। महामारी व भोजन से अनिश्चितता, ये भी नहीं होगा। जनसंख्या का अशिक्षित होना, तो अशिक्षित ये भी पहली वाली स्थिति में था, ये भी नहीं था। नगरीय जनसंख्या और उच्च तकनीकी का ज्ञान, तो ये वाला अंतिम अवस्था में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या का असमान वितरण के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारण है? जनसंख्या के, देखो यहाँ पर भौगोलिक कारण कह रहा है, भौतिक कारण या भौगोलिक कारण। तो आप जल की उपलब्धता, परिवहन जाल, कृषि और नगरीकरण, तो ये आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें आपसे भौतिक कारण, कई बार आपसे भौतिक ना कहकर ये आर्थिक कारण भी आपसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या ऐसी बात है जो भौतिक कारण है? भौतिक मतलब प्राकृतिक रूप से। तो जल की उपलब्धता जो है ये प्राकृतिक रूप से है, क्योंकि ये सब कार्य जो है मनुष्य ने आगे अपने विकास करने के बाद में जमीन को कृषि योग्य बनाया, नगरीकरण बनाया, परिवहन जाल बनाया। तो ए ऑप्शन जो है आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं? ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा दिया गया है। जॉर्ज बी क्रेसी, ये स्टेटमेंट है, इनकी स्टेटमेंट याद रखना। एशिया में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन वो कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन कम क्षेत्र है वो। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में प्रवास के प्रतिकर्ष कारण, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, अपकर्ष आकर्षित करता है, प्रतिकर्ष दूर भगाता है। तो पिछड़ापन भी दूर भगाएगा, अनुकूल जलवायु तो हमें पास बुलाएगी, तो ये नहीं होगा। सुरक्षा की साधन, ये भी हमें पास बुलाएगा, ये भी नहीं होगा। शांति और स्थायित्व भी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, किसी देश की वास्तविक धन क्या है? किसी भी देश का जो वास्तविक धन क्या होता है? तो उस देश की जो जनसंख्या है उस देश का वास्तविक धन है, क्योंकि जनसंख्या अगर सही है, स्वस्थ है, तो उस देश में हर एक चीज को कमाया जा सकता है या बनाया जा सकता है। प्रकाश के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण आपको प्रवास के लिए बताना है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये प्रवास के लिए, इसके लिए जिम्मेदार है, प्रवास के लिए जिम्मेदार है। ये आप सभी को पहले ही मैंने क्वेश्चन में बता दिया था, तो उसका आंसर आपको ऐसे ही पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपसे पूछा गया है, थॉमस माल्थस जो है, माल्थस है, इन्होंने जनसंख्या और संसाधन से जुड़े अपने सिद्धांत को किस वर्ष में दिया था? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका 1798 में। इस टाइम उन्होंने, थॉमस माल्थस ने दिया था। ऑप्शन ए बी सी ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सी तो दिख रहा है, आप सी डायरेक्ट टिक कर देंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है। आपके सामने भारत और चीन का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से आपको देखकर बताना है कि किस देश की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। यहाँ पर देश पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, ब्राजील, इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो राइट आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये याद रखना है। इसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को दर्शाता है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होगी तो बिल्कुल विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। निम्न मृत्यु दर और जन्म दर, निम्न जन्म दर तब भी नहीं होगा। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, तो ये आपका दर्शाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है 14 का बिल्कुल ठीक है। अगला, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। लोग समतल मैदान और मंद ढाल पर बसना को वरीयता देते हैं, यानी पसंद करते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे क्षेत्र जहाँ फसल का उत्पादन, सड़क का निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होता है, वहाँ लोग रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये मंद ढाल जहाँ पर होगी, जहाँ पर मैदानी इलाका होगा तो वहाँ पर होगा। तो हम कह सकते हैं दोनों कथन सही हैं। कथन ए और कथन जो है वो दोनों सही है, और कथन एक जो है वो, कथन 2 जो है सही है, और कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है।
तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ विकासीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य संगठन नहीं है, बैंक भी नहीं है, विश्व आर्थिक मंच भी नहीं है, तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकासीय कार्यक्रम। देखो विकास विकास नाम से भी आप इसमें रिलेट करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपसे पूछा गया मानव विकास सूचकांक की सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो आखिर कब प्रदर्शित की गई थी। तो ये ध्यान रखना आपके सामने 85, 87, 1900 सब 1900 में ही, आपके 1980, 1990 इसका जो है राइट आंसर है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव विकास के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, इसको आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास को दर्शाने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल दर्शाता है। मानव विकास मापन के संदर्भ में संसाधनों तक पहुंच और क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है ये भी कि भाई मनुष्य के संसाधनों तक पहुंच है कि नहीं है, एक ये चीज। और तीसरी चीज की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो मानव विकास सूचकांक जो है उसके संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा मूल्यांकन करना भी जन्म दर मृत्यु दर के साथ ही देखा जाता है, तो बिल्कुल ये भी इसके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का कौन सा मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आप सभी के सामने, भाईचारे में वृद्धि होगा विकास से, तो बिल्कुल भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास से कार्यक्रम जो है। अच्छा क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार कौन सा मुख्य उद्देश्य है, यानी उसको देने के लिए क्यों दिया गया था, यहाँ पर कारण आपको बताना है इसके अंदर आप सभी को। इसमें इन्होंने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऑप्शन ठीक होगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अंदर अपनी इन्होंने मुख्य भूमिका जो है वो निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से आपको प्रस्तावित किसने प्रस्तावित किया था, निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित किया, यानी विकास को, विकास के बारे में पूछा गया है। विकास के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस चीज ने इसको प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अधूरा है वैसे तो, ये क्वेश्चन विकास, तो ये क्वेश्चन अभी से यहाँ पर स्किप कर सकते हो आप, क्वेश्चन अधूरा है। अगला बताना है आपको मानव विकास के मध्यम स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा देश आता है। ये तो उच्च में आता है, कनाडा भी उच्च में आता है, सिंगापुर और भारत बच गया। अब इसमें एलिमिनेट करने के लिए आपके सामने मध्य में बता रहे, ना तो ज्यादा ऊपर ना नीचे। तो भारत का मानव विकास इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो इसमें आप लोग सिंगापुर को टिक करोगे, ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आपके सामने वो ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में से नहीं है। शिक्षा आता है, स्वास्थ्य भी आता है। मानव विकास के अंदर हम ये भी देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ ही साथ में संसाधनों तक जनता की कितनी पहुंच हो रही है। गरीबी इसका नहीं हो जाएगा, ये वाला आंसर जो है, क्योंकि नहीं पूछा गया आपसे, तो ये वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अमर्त्य सेन यानी अमर्त्य सेन जी ने 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया था। अमर्त्य सेन थे उसके अंदर, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप सभी के सामने, अमर्त्य सेन थे उसके अंदर और डॉक्टर महबूब उलग। लेकिन इन दोनों के हेड कौन, इन दोनों में से हेड कौन था, तो डॉक्टर महबूब उलग जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये इनके हेड रहने वाले। अब वृद्धि और विकास के अंदर आपको अंतर बताना है। तो वृद्धि जो होती है वो हमेशा दिखती है, गुणात्मक नहीं होती। विकास जो होती है मात्रात्मक होती है। तो इस दोनों कथन के बारे में आप सभी को इसके अंदर बताना है कि कौन सा कथन सही है। हम कह सकते हैं वृद्धि और धनात्मक होती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, और विकास उस समय होता है जब उनके गुणात्मक होता है। तो विकास गुणात्मक होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी जो है केवल इसमें ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो मानव विकास के स्तंभ बताने आपको 4 स्तंभ है, आप सभी को पता है। सबसे पहली बात तो समता है, उत्पादकता भी है, सतत पोषणीयता भी है, और सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है संसाधन तक कहाँ तक आप सभी की पहुंच है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये नहीं, सशक्तिकरण इसके अंदर नहीं आएगा स्तंभ में, ये गलत है ऑप्शन। यूएनडीपी का नाम तो पहले भी आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकासीय कार्यक्रम। यहाँ पर देश नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र निम्नीकरण ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को किस प्रकार के श्रमिक कहते हैं। सफेद कॉलर वाले, नीले कॉलर वाले, लाल कॉलर वाले, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को ध्यान रखना है, इसका लाल कॉलर वाले उत्तर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, कॉलर या कॉलर एक ही बात होता है। च्युइंगम बनाने के लिए किस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। देखो कितना डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें आपका एक तो शीशम है,
ये ऑप्शन गलत है, पीपल है, नीम अलग है। तो आपका आप ऐसे भी ऑप्शन में अलग देख सकते थे। जेपोटा नाम का पौधा होता है, उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे। इसमें पूछा गया निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कथन ये है कि विश्व में चलवासी पशुचारण की संख्या घट रही है, तो बिल्कुल सही बात है। अगली बात क्या है कि कथन ये है कि राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण हो गया है, तो ये भी हम कह सकते हैं राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक जो है इसकी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने सेकंड है, इसमें आपसे पूछा गया है मानसूनी एशिया, यूरोपीय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। निर्वाह कृषि जो है मानसून एशिया में होता है, जहाँ पर मानसून के हिसाब से लोग प्रवास करते हैं, निर्वाह करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन है ट्रक कृषि जो है सब्जियों को ट्रक में दूर दराज स्थित बाजारों में भेजते हैं, तो ट्रक में भर के बिल्कुल भेजते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि को कतनी ध्यान कृषि भी कहते हैं, ये भी ठीक बात है और सही नहीं बताना है। रोपण कृषि कई प्रकार से फसल उगाते हैं, तो कई प्रकार की। डेयरी कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि जो है इसमें कई प्रकार की फसल नहीं, बल्कि इसमें बड़े से खेत में एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला इसका ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर है नीदरलैंड। ये तो डायरेक्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, चावल प्रधान और चावल रहित कृषि में क्या विशेषता है? तो ये रोपण कृषि है, मिश्रित कृषि है, गहन निर्वाह कृषि है और आप सभी का डेयरी कृषि है। तो आपको होगा कि ये गहन निर्वाह कृषि में आता है। एक चावल रहित और एक चावल प्रधान। गुज्जर, बकरवाल, भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं? आप सभी के सामने ऑप्शन है, पहला है आप सभी का रॉकी, दूसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है हिमालय, एडिज और आपका अल्प्स। तो एडिज के बारे में आपने पढ़ा था, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। डेनमार्क जाना जाता है किस चीज के लिए? मिश्रित कृषि, सहकारी कृषि, पशुपालन और आप सभी का रोपण कृषि। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका सहकारी कृषि। यूरोप के जितने विकसित देश हैं, मैंने आपको बताया था, ये उन्हीं के लिए जाने जाते हैं। झूम, मिल्पा, लालंद, लादंग किस प्रकार की कृषि है? तो ये किस प्रकार की कृषि है, इसमें आपको सभी को ध्यान रखना है। ये आपको हमने पढ़ाया था आदिकालीन निर्वाह कृषि, तो उसमें बताया था कि आदिकालीन निर्वाह कृषि का ही रूप होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खट्टे पदार्थ की जो कृषि है वो कहाँ पर होती है? भूमध्य सागरीय कृषि होती है। ये तो बच्चों को बिल्कुल याद ही रहना चाहिए, मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डेयरी कृषि निम्नलिखित की क्या विशेषता नहीं है? इसमें अधिक पूंजी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और डेयरी कृषि में जो है हम जो भी चीज़ उत्पादन करते हैं तो उसमें हमें प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, तो करती है। श्रम अंतराल होना चाहिए और नगरों के समीप होना चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, नहीं के लिए ये आपका सही हो जाएगा। यूरोपीय उपनिवेश में निम्नलिखित से किसकी खेती की शुरुआत की है? तो रोपण कृषि की शुरुआत जो है यूरोपियों ने शुरू करी है। अगला सहकारी कृषि आंदोलन किस देश में सर्वाधिक सफल रहा है? सहकारी, सहकारी एक सामूहिक होती है, एक सहकारी, तो ये डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है किस प्रकार की श्रेणी में आता है? वन आधारित, रसायन आधारित, खनिज आधारित या फिर आपका तो इसका राइट आंसर आप सभी के लिए है रसायन आधारित उद्योग। ये कैसा उद्योग है? रसायन आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य द्वितीय क्षेत्रक में आता है? तो यानी सेकेंडरी एक्टिविटी में आपको बताना है। टोकरी बनाना, इस्पात प्रगलन करना, वस्त्र निर्माण करना या बीमा का कार्य, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आता है? आपका द्वितीय सेक्टर में आता है। तो जो द्वितीय सेक्टर से संबंधित नहीं है, इसमें नहीं का है आपसे, नहीं वाला तो बीमा हो जाएगा, क्योंकि टोकरी बनाना भी विनिर्माण का कार्य है, इस्पात प्रगलन भी है और आप सभी के लिए वस्त्र निर्माण भी है। तो ये सारे हैं, ये वाला ऑप्शन आपसे नहीं है, आपसे नहीं वाला पूछा गया है। कौन सा उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित हो जाता है? जैसे आपका मोटर कार, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। चीनी उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या फर्नीचर उद्योग, तो आपका स्वच्छंद, क्योंकि फर्नीचर वहां बनेगा जहाँ लकड़ी मिलेगी। चीनी उद्योग वहां पर जहाँ गन्ने आसपास की खेती होगी। मोटर कार उद्योग जहाँ पर उसको मशीनरी की चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रौद्योगिक ध्रुव का एक मुख्य उदाहरण है, कौन सा है? इसमें आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है ज्यादातर हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होता है वो बेंगलुरु में होता है। ये हमारे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहलाती है, भारत की आप सभी की सिलिकॉन वैली भी कहलाती है। ये भी आप सभी को याद रखना है, सिलिकॉन वैली भारत की यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है आपसे व्यावसायिक श्रमिकों का उत्पादन, व्यावसायिक श्रमिकों के उत्पादन श्रमिकों के कॉलर श्रमिकों के हिसाब से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्यावसायिक जो होंगे वो कौन कौन से 2 कलर के मुख्य रूप से होते हैं? तो सफेद कॉलर या नीले कॉलर, इसके बाद में आपके सफेद सुनहरे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सफेद वाले आपने याद कर रखे हैं, आपने याद भी करवाए आप लोगों को, पीले और लाल,
पीले लाल भी नहीं, लाल क्योंकि प्राथमिक में आता है। श्रमिकों की बात हो रही है तो श्रमिकों का में से सफेद के साथ नीला आपको जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जो है श्रमिकों के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह के उद्योग निजी स्वामित्व और सार्वजनिक दोनों होते हैं? सार्वजनिक उद्योग संयुक्त सेक्टर वाले जो होते हैं वो दोनों में ही होते हैं, तो नाम से ही क्लियर हुआ। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योग की एक मुख्य विशेषता है? आधुनिक उद्योग की एक मुख्य विशेषता है, तो आधुनिक उद्योग की कई सारी मुख्य विशेषता है, जैसे उसमें पूंजी चाहिए, यंत्रीकरण चाहिए, बड़ा संगठन चाहिए, उपरोक्त सभी, तो ये सारी बातें इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उपभोक्ता समान उत्पाद में निम्नलिखित से आता है। अब देखो, उपभोक्ता समान या फिर उत्पाद, उपभोक्ता जो होता है वो, जैसे उपभोक्ता का जो सामान है उत्पाद किस में आएगा? जैसे बिस्कुट है, वाहन है, वस्त्र है, तो उपभोक्ता के लिए क्या है? क्या इनमें से सभी चीजें उपभोक्ता यूज करता है? तो सभी को यूज करता है उपभोक्ता। अगला, वन आधारित उद्योग कौन से होंगे? तो आपके वन आधारित उद्योग कौन से होंगे? ऊन बनाना, कृत्रिम रेशे बनाना, क्या कहते हैं, लाख उद्योग होगा, या आपका पेट्रो रसायन उद्योग होगा। कौन सा उद्योग होगा जो इसमें आता है? तो इसमें जो लाख की चूड़ियां बनती है या लाख की चीजें बनती है, जो चूड़ियां वगैरह ज्यादा बनती है, तो ये किसमें आता है? आपका पेट्रो रसायन में। नेक्स्ट है वह उद्योग जो उच्च प्रौद्योगिकी और संकेंद्रीय आत्मनिर्भरता उच्च के लिए होता है, यानी जहां पर ज्यादा ज्यादा हमें चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके अंदर हम क्या बोलेंगे? तो इसके अंदर हमें नोड कह सकते हैं, जो कि पतन के आसपास ही हमें उपलब्ध हो जाता है। जो उच्च दक्षता और विशिष्ट व्यवसाय के वाले श्रमिक होते हैं वो किस कॉलर के आते हैं? सफेद कॉलर के, नीले कॉलर के। भी देखो, श्रमिकों के लिए आप लोगों को बताया गया था कि इसमें या तो सफेद आएंगे या नीले आएंगे, तो लाल वाला तो हट गया, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो उच्च की बात जब आ जाए तो वो सफेद कॉलर के होंगे, और जो कम के होंगे उच्च से तो वो ही होंगे। सबसे उच्च में क्या आ जाएगा आपका? ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कुटीर उद्योग जो है विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, आपको याद रखना है, पहली लाइन में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से क्या क्या कृषि उद्योग का उत्पादन नहीं है? जो कृषि से नहीं बनता, क्या नहीं बनता कृषि से? तो बच्चा बच्चा उत्तर बोल देगा, नमक जो है वो कृषि से नहीं बनता, बाकी सारी चीज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तृतीय क्रियाकलाप है? तो आपको पता है जो सेवा सेक्टर है वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो सेवा क्या है? वस्त्र निर्माण, बुनाई, संचार, जो खनन, तो संचार ही है, एक सेवा सेक्टर में आता है। निम्नलिखित में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? चतुर्थ क्रियाकलाप इसके अंदर आपको बताना है, तो आधुनिक सूचना का संग्रह करना, मुद्रण करना, मौद्रीकरण करना, या अनुसंधान। तो अनुसंधान का कार्य ये इंपॉर्टेंट है, जो कि चौथे क्रियाकलाप से संबंधित है। किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत जो है नीति निर्माण का कार्य या उच्च स्तरीय निर्णय लिए जाते हैं? तो उच्च स्तरीय जो निर्णय होंगे वो किस में लिए जाएंगे? आपके पंचम क्रियाकलाप में, यानी जो प्रशासनिक विभाग से संबंधित है। किससे? प्रशासनिक विभाग से संबंधित, प्रशासनिक विभाग से संबंधित ही है। अगला, परिवहन की मांग इसे प्रभावित करती है? जनसंख्या के आकार को, सड़क निर्माण को, औद्योगिकरण को, इनमें से कोई नहीं। भाई जनसंख्या के आकार जो है उसके हिसाब से परिवहन जो होता है वो प्रभावित होता है। जनसंख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा सोर्स होंगे, कम होगी तो कम होगा। रेडियो दूरदर्शन निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में आता है? तो रेडियो और दूरदर्शन दोनों के दोनों ये सेवा सेक्टर के अंदर हमारे आते हैं। किसमें आते हैं? सेवा सेक्टर। सभी का घरों में रुकना संदर्भ में आपका मेडिकोर और कुर्ग से संबंधित कौन से स्थान है? देखो, कुर्ग आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, ये कर्नाटक से संबंधित है कुर्ग। आसान क्वेश्चन था, कर्नाटक में पूरा चैप्टर ही आपका कुर्ग का, क्लास 10th का जिस बच्चे ने याद रखा होगा कर्नाटक वाला कुर्ग, तो वो डायरेक्टली बाह्य स्रोतन क्या होता है? दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाता है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, जो है सेवा प्रदान करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जिनको लंच नहीं बनाते, तो उनको डिब्बा फैसिलिटी लेते हैं, जहाँ पर कुछ किचन होते हैं, जो किचन लोगों को क्या करता है? भोजन डायरेक्टली बिना बनाए भी उन्हें डायरेक्टली ऑफिस में प्रदान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान विचार की रचना और निर्धारण करने में, निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाते हैं? लाल कलर तो हो नहीं सकता, आप सभी को पता है। नीला कॉलर मजदूरों का होता है, और तीसरा होता है आपका जिसको बोलते हैं स्वर्णिम कॉलर, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित और विकासशील देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का संबंध क्या कहलाता है? सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी का, तो विकसित देशों से जो विकासशील देशों में जा रहा है, विकासशील देशों से जो अल्प विकसित देशों में जा रहा है, वो क्या कहलाता है? अंक विभाजन,
आपका आमंत्रण या फिर आप सभी का अवतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अवतरण। अवतरण का मतलब ये होता है जो विकसित और विकासशील देश से सूचनाओं का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कहलाता है। निम्नलिखित में से पर्यटन की क्या विशेषता नहीं है? तो ये व्यापार की वजह प्रमोद से होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, हमें नहीं पूछा गया है। विश्व में सबसे तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य भूमिका निभाता है, तो बिल्कुल सही है। शिल्प उद्योग का पोषण करता है, तो बिल्कुल भी नहीं, बाह्य स्रोतन पर आधारित है, हम कह सकते हैं बाह्य स्रोतन पर भी आधारित है। बहुत सारी विदेशियों में हमारी जो कंपनी आएगी, कंपनियां है जो वहाँ पर, जैसे हमें दिल्ली से दुबई घूमने के लिए जाना है, तो हमारी कोई कंपनी है जो दूसरे देशों से टाइप करके रखती है, तो वहाँ पर दिल्ली से बाह्य स्रोतन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, दुबई घूमने जा सकते हैं, और वहाँ पर हमें सारी की सारी फैसिलिटी, वहाँ की सेवा वहाँ के लोग हमें प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवहन नोड और योजक जो है वो किससे संबंधित है? संचार से, फुटकर, परिवहन से या फिर बीमा से? तो ये किससे संबंधित है? परिवहन से संबंधित है। फुटकर व्यापार में जो है नवाचार लाने का श्रेय किसको दिया है? डब्बे वाले को, उपभोक्ता सहकारी समुदाय बिचौलियों को, या फिर नवाचार लाने का इनमें से कोई नहीं। तो नवाचार कौन लेकर आए? बिचौलिए लोग लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक मार्ग को दक्षिण की खाड़ी से जोड़ता है? तो अमेरिका का एक आपका वेल्गा है, डैन्यूब है, वृहद झील है, इसे सेंट लॉरेंस के नाम से जानता है, मिसिसिपी जलमार्ग। तो ये मिसिसिपी जलमार्ग आप सबने पढ़ा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो है यही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य जो है राजमार्ग के रूप में नदी को इस्तेमाल किया जाता था। तो नदी का इस्तेमाल परिवहन के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि भारत के संदर्भ में कह सकते हैं भाई, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो ये महत्व अपना खोता जा रहा है। दूसरा, सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल का उपयोग नदियों के जल मात्र से कम हो गया, यानी आजकल सिंचाई जो है जल से जो हम सिंचाई करते हैं वो नदियों का जल कम कर रहे हैं, बल्कि हम जैसे ट्यूबवेल वगैरह का ज्यादा यूज करें, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो आपको बताना है कथन ए और कथन दोनों सत्य है, ये वाला ऑप्शन। अगला है दक्षिण अमेरिका के रेल मार्ग किन किन प्रदेशों में सघन है, यानी आपको बताना है कौन से क्षेत्र में ये रेल मार्ग ज्यादा सघन है। आपका अर्जेंटीना पंपास के क्षेत्र है, ब्राजील के, या फिर चिली पेरू के हैं, आपका वॉल्विया पेरू के हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका वॉल्विया पेरू, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस नदी में नौगम्य पानी यानी सुएज नहर जो है वो आप सभी की हैगी? तो आपको बताना है सुएज नहर से संबंधित कौन सी नदी है। तो आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, नील नदी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री व्यापारिक मार्ग यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ने का काम करता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको याद रखना है आपका उत्तमांश आंतरिक समुद्री मार्ग, उत्तमांश आंतरिक समुद्री मार्ग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको करना है। राइन जल मार्ग जो है किन किन देशों से होकर गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो राइन जल मार्ग मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है, जर्मनी और नीदरलैंड से होके गुजरता है। बिगिंज पाइपलाइन जो है वो किस महाद्वीप की है? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये आप सभी को पता है उत्तरी अमेरिका की है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का उपग्रह नहीं है? स्पुतनिक है ऑप्शन में, आर्यभट्टा है, रोहिणी या भास्कर फर्स्ट है। तो निम्नलिखित में से हमको बताना है कि कौन सा जो भारत का नहीं है। तो स्पुतनिक नहीं है क्योंकि ये रूस का आएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है महामार्ग उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने का काम करता है? तो पान अमेरिकन महामार्ग जो है ये क्या करता है? उत्तर और दक्षिण को आपस में जोड़ने का काम करता है। अलास्का वाला तो है नहीं, मास्को वाला भी नहीं, क्योंकि आपको पता है तो रूस का है, यहाँ पर अमेरिका को जोड़ने की बात हो रही है, तो पान अमेरिकन महामार्ग है। NH7 जो है वो किन वाराणसी से कन्याकुमारी, तो हर किसी को याद है, NH7 भारत का सबसे बड़ा है, तो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब बताना है यूरोप में किस देश में, यूरोप में कि विश्व में सबसे सघनतम रेल मार्ग पाया जाता है? तो आपके सामने पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि यूरोप में विश्व में सबसे ज्यादा सघन रेल तंत्र पाया जाता है। दूसरा, आंतरिक यूरोप में जो है रेल मार्ग इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कह सकते हैं पहला सघन तो है, लेकिन दूसरा वाला आपका उत्तर सही नहीं है। तो पहला सही है और दूसरा आपका गलत है। पांच साइबेरियन जो रेल मार्ग है इसकी आपको दूरी बतानी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये कितनी दूरी तक तय करता है। निम्नलिखित में से किस पार महाद्वीप रेल मार्ग का निर्माण 1886 में एक संधि के तहत हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी से, तो ध्यान रखना इसका पान कनेडियन रेल मार्ग है इसका आंसर। उत्तर अटलांटिक निम्नलिखित में से जो है सबसे व्यस्त जो जलमार्ग कहलाता है आपका प्रशांत महासागर वाला सबसे
व्यस्त कहलाता है। संसार के मार्ग में आपको पत्तनों के बारे में बताना है। सबसे ज्यादा बड़े पत्तन है संसार के लिहाजे से हमको बताना है, जिसे औद्योगिक पतन होते हैं, वो सबसे बड़े पतन है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? तो साफ्टा यानी मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार का कौन सा जो देश है इसमें उसका सदस्य नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल इसका राइट आंसर है। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा भी इसका उत्तर बता देगा। 1995 में हुई थी। जो आपका लैटिन का सेल्सियम शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है नमक के द्वारा भुगतान करना। है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपसे पूछा गया है अंतरिम यानी आंतरिक पतन जो है देश के विभिन्न निर्यात में, देश के अंदर, निर्यात का मतलब विदेशों में समान जाता है, तो आंतरिक पतन विदेशों में तो नहीं, अंदर के व्यापार के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। लंदन पतन जो है एक अधिक व्यस्त पतन है, तो लंदन का पतन तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर दोनों कथन एक दूसरे से अलग अलग बात कर रहे हैं, दोनों कथन एक दूसरे से अलग अलग बात कर रहे हैं। हम कह सकते हैं केवल जो दूसरा ऑप्शन है इसका ही बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि किस वर्ष जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ जो है वो गेट से WTO में परिवर्तित हो गया। वही WTO की स्थापना पूछी थी हमने, कब हुआ गया? ऑप्शन नंबर डी है, इस वर्ष हो गया। अगला लंदन, होनोलुलु और आपका सिंगापुर किस हिसाब से वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है 1 2 3 4। आपके सामने तेल पत्तन, ये ऑप्शन ही क्वेश्चन ही गलत है, अंदन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ही गलत है इसमें। यहाँ पर रेशम मार्ग किसके बीच में स्थित है? तो चीन और रोम के बीच में। ये बाकी का ऑप्शन गलत है, तो बचपन से ही पढ़ते हुए आए हो आप। आदिम समाज में व्यापार आरंभिक विनिमय व्यवस्था थी, यानी बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु देते थे, हम अपना सामान देकर दूसरा सामान लेते थे। विनिमय व्यवस्था वस्तु के प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। तो बिल्कुल दोनों सही है, दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन किस वर्ष दास व्यापार समाप्त हुआ? तो ब्रिटेन में किस वर्ष? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है, 1807 में। विनिमय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध जो है जाने वाली आपका बनी मेला भारत में किस राज्य से संबंधित है आप सभी का? यानी जहां पर हम वस्तु के बदले वस्तुओं को लेन देन करते हैं, ये असम में होता है बनी मेला। सन 2016 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन गए थे? ऑप्शन है 160, 164 और आपका 198, 172। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 164। किस वर्ष जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ का गठन किया गया? तो 1948 इसका बिल्कुल सही आंसर है। विश्व व्यापार संगठन जो है विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय जो है वो किस देश में? दिल्ली, रोम, जेनेवा, सिंगापुर। तो इसका जेनेवा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल का बंदरगाह है? तो तेल का बंदरगाह जहाँ पर तेल निकाला जाता है या तेल का आयात निर्यात, तो मुंबई इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, मुंबई। और आपका त्रिपोली, ये भी भारत के संदर्भ में कोई कहे, भारत के संदर्भ में आपको ये बताना, और विश्व के संदर्भ में तो त्रिपोली इसका राइट आंसर है। इसके बाद में आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो सबसे पहले विरल जनसंख्या थी अब वह उच्च सकेंद्रीय होगी, क्योंकि वहां पर परिवहन का जाल विकसित हुआ है, ऊर्जा के संसाधन उपलब्ध है, ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण हुआ, ये विकास, सिंचाई का विकास हुआ है। तो इसका सिंचाई के विकास की वजह से वो क्षेत्र विकसित होने शुरू हो गए। ये बाकी जो आगे के क्वेश्चन है ये आपके इंडिया वाली बुक की शुरू हो गए, तो ये इंडिया वाली बुक के जो क्वेश्चन है उसको हम अगली अपनी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे।